हेलो बच्चों, आज क्लास 11 फिजिक्स के 4th चैप्टर मोशन इन अ प्लेन का 12th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 4.12 और आज का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ही आसान सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले समझना है प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल किसे बोलते हैं? किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम स्पेस में प्रोजेक्ट करते हैं और एक बार प्रोजेक्ट करने के बाद उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करता है, तो उसे हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं और उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। जैसे आप समझें, मैं एक बॉल को पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल ऐसे फेंक दूं। अब एक बार मैं उसे पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल फेंकूंगा, यानी कि अर्थ सरफेस के पैरेलल फेंकूंगा, तो वो इस तरीके से जाएगी। अब मैंने एक बार उसे ऐसे फेंका तो उस पर उसके बाद मेरा कंट्रोल तो रहने वाला नहीं। मैं चाहूं कि भाई वो वापस आ जाए, रुक जाए, ऐसा कुछ हो जाए, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे हाथ से रिलीज होने के बाद, मेरे हाथ से निकलने के बाद उस पर ग्रेविटी का कंट्रोल हो जाएगा। ऐसे ही कोई जेवलिन थ्रो करता है, कोई डिस्क थ्रो करता है, कोई शॉर्ट पुट थ्रो कर रहा है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल हैं। तो ये ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल हो गए, जेवलिन प्रोजेक्टाइल हो गया, उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। शॉर्ट पुट प्रोजेक्टाइल हो गया, उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। बॉल प्रोजेक्टाइल हो गई, उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। किसी ने बुलेट को ऐसे फायर करा रिवॉल्वर से या गन से, तो वो जो बुलेट है वो प्रोजेक्टाइल हो गया। क्यों? एक बार गन से निकलने के बाद उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम सोचे कि हमने गलत फायर कर दिया, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, अब नहीं हो सकता। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप समझे प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल मोशन के। अब यहां पर हमें डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन क्या करना है? हमें यह प्रूव करना है कि पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है उसको हम ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं प्रोजेक्टाइल की। प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है, इस तरीके से हमने किसी बुलेट को फायर किया गन से, वो बुलेट ऐसे जा रहा है, तो ये कैसा कर्व्ड पाथ है, पैराबोलिक पाथ है। इसी पाथ को हम उस प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं। आपको ये प्रूव करना है कि पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल, यानी कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा वो पैराबोलिक नेचर का है, ये आपको प्रूव करना है। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम कुछ एज्यूम करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ एजम्पशंस हैं हमारे। क्या एजम्पशंस हैं? एजम्पशन समझते हो, हमें पता होता है कि ऐसा नहीं है, फिर भी हम उसे एज्यूम कर लेते हैं। जैसे हम इसमें एज्यूम करेंगे कि हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट नहीं है। जब हम किसी गन से किसी बुलेट को फायर कर रहे हैं या किसी बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसी बॉल को अर्थ सरफेस के पैरेलल ऐसे फेंक रहे हैं, तो हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट नहीं है। अब आप खुद सोचो, अगर एयर प्रेजेंट नहीं तो सांस कैसे ले रहे हैं? सांस कैसे ले? लेकिन क्या करना है, हमें कंसीडर करना है कि हम किसी बॉल को ऐसे फेंक रहे हैं, एयर प्रेजेंट नहीं है। जब एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होगा। ये हमें एज्यूम करना है। समझ में आ रहा है? ये हमें एज्यूम करना है। दूसरा हमें क्या एज्यूम करना है? दूसरा एजम्पशन क्या है? दूसरा एजम्पशन ये है कि हम ये एज्यूम करेंगे कि ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात, जी की बात करें, इसकी वैल्यू आपने पढ़ा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये अर्थ सरफेस पे वैल्यू होती है। अगर आप अर्थ सरफेस से ऊपर चले जाएं तो ये वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाती है और एक हाइट ऐसी आएगी ये वैल्यू 0 हो जाएगी। आप अर्थ के अंदर जाएं तो भी ये वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाती है और अर्थ के सेंटर पर ये वैल्यू 0 हो जाती है।
तो हम ये मानेंगे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कुछ हाइट पर भी वैल्यू कितनी है 9.8। जब ऊपर से बॉल आएगी नीचे के लिए अर्थ सरफेस पे टकराएगी तब वहां पर भी वैल्यू हम 9.8 ही लेंगे। अभी एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि ये जी की वैल्यू वेरिएबल है, ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू कम होगी, ऊपर से नीचे आएंगे जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो हम ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे तो 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर इतनी हाइट से प्रोजेक्ट करेंगे। इतनी हाइट तक जी की वैल्यू में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है, मतलब सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता, तो हम उसे कांस्टेंट ही कंसीडर कर लेते। तो ये कुछ अजम्पशंस थे जो हमने एज्यूम करे, उसी के बेस पर हम आगे डेरिवेशन करेंगे। अब डायग्राम समझें, बहुत ही आसान सा डायग्राम है इसका, बहुत आसान सा। यहां पर कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट जो है वो h है, बिल्डिंग की हाइट जो है h है। बिल्डिंग पर यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर वो यहां से बॉल को प्रोजेक्ट करता है, यानी कि पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल बॉल को ऐसे फेंकता है u वेलोसिटी से। लेकिन क्या होता है आपको पता है, अगर हम कुछ हाइट से किसी बॉल को फेंकें या हम अर्थ सरफेस पर खड़े होकर किसी बॉल को पैरेलल टू द अर्थ सरफेस के पैरेलल फेंकें तो वो कभी सीधी, ऐसा नहीं कि सीधी जाती जाएगी जाती है, कैसे नहीं हो, वो आगे जाके ऐसे करके क्या होगा, नीचे की तरफ जाने लगेगी। तो बॉल हमारी कैसे आती है, बॉल हमारी इस तरीके से आती है और अर्थ सरफेस पे टकरा जाती है। तो इस बिल्डिंग के फुट से O पॉइंट से लेकर जहां बॉल टकराएगी, ये F पॉइंट ले लिया, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा हमारा, रेंज। क्या कहलाएगा, रेंज। ये कहलाएगा रेंज। अब जब ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर होगा, भाई यहां से आपने फेंका पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, तो ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से जाएगा। तो इस पॉइंट पर है तो यहां से इतना इसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया, यानी कि जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया, ये y वर्टिकल डिस्टेंस, और इतना इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी कि इस पॉइंट को हमने P पॉइंट से बोल दिया। और जब ये प्रोजेक्टाइल यानी कि ऑब्जेक्ट या बॉल इस पॉइंट से चलकर, इस पॉइंट को भी हम ले लेते हैं, इसको हम A पॉइंट ले लेते हैं। A पॉइंट से बॉल चलकर जब P पॉइंट पर आती है तो टाइम कितना लगता है, T। टाइम कितना लगता है, T। तो हमने T लिख दी, T लिख दिया। अब फिर समझना, ऑब्जेक्ट को हमने A पॉइंट से पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया, फेंका, तो जब ये A P पॉइंट पर आएगा, A पॉइंट से चलकर P पॉइंट पर आएगा तो टाइम हो जाएगा T। वर्टिकल के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसने, y, और हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग किया है x। इसी पॉइंट को लेकर हम डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को जब यहाँ से A से प्रोजेक्ट करोगे तो ये F पॉइंट पर पहुंचेगा, तो कभी यहाँ पर, कभी यहाँ, कहा यहाँ, यहाँ, हर पॉइंट को क्रॉस करेगा। तो हमने एक पॉइंट ऐसे ही रैंडम ले लिया, कहीं पर भी ले सकते हैं आप, थोड़ा सा उसको नीचे थोड़ा ऊपर भी ले सकते हैं, क्योंकि कोई हमने न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी पुट करा है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। समझना, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, बहुत ही आसान सा डेरिवेशन। हॉरिजॉन्टल, हम पहले हॉरिजॉन्टल के अलोंग इक्वेशन बनाएंगे, अब मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल के अलोंग बनाएंगे। इसका मतलब क्या, थोड़ा समझना। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो वो हमेशा से सीधा ही नहीं जाता रहेगा। वो क्या होगा, जैसे ही हमने उसको ऐसे फेंका तो इस तरीके से जाएगा।
यानी कि उसमें दो तरीके के मोशन हो गए। एक तो हमारे प्रोजेक्ट करने पर वो पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक तो आगे की तरफ जा रहा है, साथ में नीचे की तरफ भी जा रहा है, यानी कि उसमें हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग भी मोशन है, वर्टिकल के अलॉन्ग भी मोशन है। यानी कि वो अगर सिर्फ ऐसे जा रहा होता तो हम कहते सिर्फ हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग मोशन है, या कोई ऑब्जेक्ट सीधा ऐसे जा रहा है तो हम कह रहे हैं वर्टिकल के अलॉन्ग मोशन है। लेकिन वो तो ऐसा जा रहा है, यानी कि उसमें हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग भी मोशन है, वर्टिकल के, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग भी जा रहा है, वर्टिकल के अलॉन्ग भी जा रहा है। तो इसीलिए हम दो इक्वेशंस बनाएंगे, एक बार हॉरिजॉन्टल के लिए, एक बार वर्टिकल के लिए। बात समझ में आ रहा है ये चीज? तो अब देखिए मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, और इसमें हम हॉरिजॉन्टल के अलोंग कंडीशन लगाएंगे। कैसे हॉरिजॉन्टल के अलोंग कंडीशन लगाएंगे वो देखें आप। ये प्रोजेक्टाइल A से चलकर P पॉइंट पर आएगा, तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो देखो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगर यहाँ आ जाएगा तो ये x और बढ़ जाएगा, और नीचे आ जाएगा ये x और बढ़ जाएगा। इसे नीचे आते आते अगर मान लो इस पॉइंट पर आ जाएगा तो ये x किसके बराबर हो जाएगा? r के बराबर। तो अभी हम बात कर रहे हैं P पॉइंट की, तो जब ये A से P पर पहुंचा तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? x। तो अब हमने लिखा है मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो हम इस s की जगह पर लिख देंगे x। अब आया u, अब u इस पॉइंट की वेलोसिटी है, इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितनी वेलोसिटी है वो हो गया u, तो हमने u लिख दिया। जब ये प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पर पहुंचा, ये हमारा भी इनिशियल पॉइंट है, ये भी फाइनल है। इन दो पॉइंट की बात करें, अगर यहाँ पॉइंट ले लेते तो ये इनिशियल ये फाइनल, अगर यहाँ पॉइंट ले लेते तो ये इनिशियल ये फाइनल। तो अभी इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये इनिशियल ये फाइनल। तो इस पॉइंट पर पहुंचने पर टाइम कितना लग रहा है? तो हमने पहले लिख दिया t, तो हम क्या करेंगे यहाँ लिख दिया t, t के प्लेस पे t प्लस 1/2 एज इट इज, a के प्लेस पे लिख दिया 0 और t के प्लेस पर t स्क्वायर। अब ये 0 कैसे हो गया उसको समझना है। हम कह रहे हैं कि मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, देखो ये ऑब्जेक्ट तो ऐसे जा रहा है, इसमें हॉरिजॉन्टल के अलोंग भी मोशन है, वर्टिकल के अलोंग भी, लेकिन हम अभी हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, वर्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं। तो जब हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो हमें वर्टिकल से भी कोई मतलब नहीं, तो हम ये बोल रहे हैं जब ये हॉरिजॉन्टल के अलोंग जा रहा होगा तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग जब एयर ही प्रेजेंट नहीं, ये हमने एज्यूम कर लिया है, तो इसकी वेलोसिटी कम होने वाली नहीं, यानी कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा हो ऐसे, तो एयर रेजिस्टेंस ही तो उसकी वेलोसिटी को कम करती है। अब एयर प्रेजेंट नहीं है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी में चेंज आ नहीं रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां हम लिख देंगे नो एयर रेजिस्टेंस, नो एयर रेजिस्टेंस, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज 0। क्या लिखना है? हम लिखेंगे नो एयर रेजिस्टेंस, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एयर रेजिस्टेंस है नहीं, देयरफॉर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, इसलिए हमने यहां 0 लिख दी। तो x इक्वल्स टू यू टी कर दिया, तो t किसके बराबर हो गया? x अपॉन यू, ये हमारा टाइम t x अपॉन यू की फॉर्म में आ गया। अब हमारा काम हो गया हॉरिजॉन्टल अलोंग कंप्लीट। अब लिखेंगे मोशन अलोंग, मोशन अलोंग वर्टिकल, वर्टिकल। अब फॉर्मूला ही यूज करेंगे, लेकिन अब वर्टिकल की कंडीशन लगाएंगे। जब ये प्रोजेक्टाइल A से चलकर P पर पहुंचा तो वर्टिकल के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? y। तो मैं अब इस s की जगह पर लिख दूंगा y। अब u के प्लेस पे क्या लिखना है? देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी वर्टिकल के अलोंग कितनी है, तो आप खुद सोचो, यहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है A पॉइंट पर, वो तो ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक रहा है,
यानी कि पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। इस पॉइंट पर उसने वर्टिकल के लॉन्ग तो वेलोसिटी दी नहीं, यहां पर उसने वर्टिकल के लॉन्ग कोई वेलोसिटी नहीं दी, उसने तो उसको ऐसे फेंका। जब उसने ऐसे फेंका तो इस पॉइंट पर, फेंकने के पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग तो वेलोसिटी दी उसने, वर्टिकल के लॉन्ग नहीं दी। तो इस पॉइंट पर वर्टिकल के लॉन्ग कितनी होगी? 0। लेकिन जैसे ही उसके हाथ से छूट के वो आगे गया, ग्रेविटी लगी उस पर, ग्रेविटी तो लगी रही थी, लेकिन जब वो हाथ में था तो ग्रेविटी काम नहीं कर पा रही, उसने उसे खींच नहीं पा रही। जैसे उसके हाथ से छूटा, ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही, तो वो आगे जाके नीचे जाने लगा। तो इस पॉइंट पर वर्टिकल के लॉन्ग वेलोसिटी 0 रहती, क्योंकि उसने वर्टिकल के लॉन्ग वेलोसिटी दिया ही नहीं, वो तो हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग फेंक रहा है। तो हमने इस u की जगह क्या लिख देना है? 0। ये इस पॉइंट पर वर्टिकल के लॉन्ग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये 0 हो गया। टाइम के प्लेस पे तो हम लिख देंगे t प्लस 1/2। अब a के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे? g। क्यों g आ गया? क्योंकि अब हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्टिकल। वर्टिकल के लॉन्ग ग्रेविटी काम कर रही है, वर्टिकल के लॉन्ग ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा है। हम इक्वेशन वर्टिकल के लॉन्ग बना रहे हैं, ऊपर हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे थे, वर्टिकल से कोई मतलब नहीं था। अब वर्टिकल की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं है। और t के प्लेस पर यह कर दिया t²। y इक्वल्स टू हाफ gt², ये आ गया। अब y इक्वल्स टू हाफ g, इस t के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया x/u। अब क्योंकि इस t की प्लेस पर जब इस t की वैल्यू पुट करा x/u, पर यहाँ t का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो अब हमने लिखा y इक्वल्स टू g/2u², इसको ब्रैकेट में किया और लिख दिया x²। g/2u² को हमने ब्रैकेट में किया, इसको x² लिख दिया। अब एक चीज समझे, इस टाइप का जब पैराबोला बनता है, इस टाइप का, तो इसकी जर्नल इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू kx²। y इक्वल्स टू kx²। अब इसमें देखो y के प्लेस पर y है, x² के प्लेस पे x² है, k इसमें कांस्टेंट है। ये k क्या है? हमारा कांस्टेंट। जी हमने अजम्पशन की जब हम बात कर रहे हैं, हमारे कुछ अजम्पशन से डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले, उसमें से एक अजम्पशन ये था कि हमने अज्यूम किया था कि जी कांस्टेंट रहेगा, जी में वेरिएशन नहीं आएगा। यू इनिशियल वेलोसिटी है, हमेशा ही कांस्टेंट होती है, जो भी हो इनिशियल वेलोसिटी वो हमेशा कांस्टेंट रहती। 2 नंबर है, कांस्टेंट है, तो ये ब्रैकेट के अंदर पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। एक्स वेरिएबल है तो यहां भी x वेरिएबल है। भाई आप खुद देखो, ये ऑब्जेक्ट यहां से अगर यहां आ गया तो x और बढ़ जाएगा, और नीचे आ जाएगा x और बढ़ जाएगा। p पॉइंट से पीछे ले लेंगे, x की वैल्यू कम हो जाएगी। इस पॉइंट पे बात करें, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस पॉइंट पर आ जाए, x की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन से मैच कर रही है। तो इसीलिए हमने जब ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, उसके बाद आपको सीधा ये लिख देना है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हेंस प्रूव्ड। हमें प्रूव ही यही करना था कि जो पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल है वो पैराबोलिक नेचर का है, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा वो कर्ड पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। तो ये समझ में आया? तो इतना लिखने के बाद क्या लिख देना है आपको? दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हेंस प्रूव। ये मैंने आपको बता दिया क्यों इसको बोल रहे हैं पैराबोला की इक्वेशन, क्योंकि जनरल इक्वेशन इस टाइप का पैराबोला बनता y इक्वल्स टू kx² होती है, जिसमें y के प्लेस पे ये y है, x² के प्लेस पे x² है, k इसमें कांस्टेंट, ये ब्रैकेट के सारी वैल्यूज कांस्टेंट। इतना क्लियर हो गया? ओके। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आगे आता है हम इसमें निकालते हैं टाइम ऑफ द फ्लाइट, यानी कि A पॉइंट से F पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। दूसरा, O पॉइंट से F पॉइंट तक का रेंज कितना है। तीसरी हम बात करते हैं कि जब ये यहां पर होगा P पॉइंट पर, या यहां पर, या यहां पर, या अर्थ सरफेस पे टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी।
तो ये 3 चीजें हम निकालते हैं, यानी कि टाइम ऑफ द फ्लाइट, ए पॉइंट से एफ पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा, दूसरा कि इसका रेंज कितना होगा, ओ से लेके एफ तक का रेंज कितना होगा, और वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, कहीं पर भी जब ये होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसके हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। देखो ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे प्रैक्टिकली अगर आप ऐसे समझें, जैसे कोई प्लेन जा रहा है बच्चों, ठीक है, प्लेन जा रहा है तो उसको क्या करना है, जैसे हमारा कोई प्लेन यहां से आ रहा है, ये हमारा प्लेन, ये प्लेन जा रहा है, इसको कहीं पर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई भूकंप आ गया या कहीं फ्लड आ गया, तो उस एरिया में इसको हेल्प पहुंचानी है, कोई फूड पैकेट्स या कोई मटेरियल पहुंचाना है इसको। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब ये ऐसे प्लेन जा रहा है, इसको वहां से वो फूड पैकेट ड्रॉप कराने हैं। तो जब ये प्लेन यहां पर आएगा, अब समझना, इस पॉइंट पर आएगा, अब इसको क्या करना है, इसको फूड पैकेट एफ पोजीशन पर पहुंचाने हैं। तो ये उनको ड्रॉप कहां कर देगा, ए पॉइंट पर ही ड्रॉप कर देगा। जब ये ए पॉइंट पर ड्रॉप करेगा तो वो सीधे नहीं गिरेंगे, इस तरीके से नहीं गिरेंगे, वो फूड पैकेट इस तरीके से यहां पर ए पॉइंट पर ड्रॉप करने के से ऐसे जाएगा 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 और इस पॉइंट पर गिरेगा। आप ऐसे समझे जैसे ये प्लेन है हमारा, जिसमें कोई यहाँ पर ये फूड पैकेट्स है, जिसको उसको जहाँ पर प्रोवाइड करना है वहाँ पे पहुँचाना है, कोई जो उसकी नीड है जहाँ पर वहाँ पहुँचाना, तो ऐसे जा रहा है। देखो अब ऐसे करके जाएगा, जैसे ही ये क्या होगा, इसको रिलीज करेगा, तो इस तरीके, अब इसका देखना है कैप का मोशन, प्लेन तो ऐसे जा रहा है, ये कैप देखो कैसे जा रहा है, मतलब ये नहीं कि ऐसा छूटा तो ये ऐसे सीधा नहीं गिरेगा, ऐसा कि आप सोच रहे हैं ऐसे करके जा रहा है तो सीधा गिरता चला जाएगा, ऐसे ये ऐसा नहीं मोशन होगा, क्योंकि ये प्लेन में है से अटैच है। तो जैसे ही प्लेन इसे छोड़ेगा तो अगर प्लेन मान लो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो ये फूड पैकेट भी उससे अटैच है, तो इसमें भी 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो उसकी हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग वो स्पीड कितनी रहेगी, 500 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे छोड़ते ही इस तरीके से ऐसे करके जाएगा, इस तरीके, ठीक है। तो उससे पता रहता है हम किस वेलोसिटी से जा रहे हैं या किस स्पीड से जा रहे हैं, किस पॉइंट पर ड्रॉप करेंगे तो वो उससे कितना आगे गिरेगा। तो इसी तरीके से हम फॉर्मूला निकालेंगे, मैंने बताया रेंज का निकालेंगे, टाइम ऑफ द फ्लाइट का निकालेंगे, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट का निकालेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये आपको तीनों चीज़ें कराऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में तो आप बिल्कुल मुझे बताएं, मैं आपको उस टॉपिक पर एक लेक्चर बना दूंगा और उम्मीद करता हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तब तक कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।